Hello, my voice is audible. Good morning to all. जय हिंद. कैसे हैं आप सभी लोग? Yeah, voice is clear. Voice is clear. Okay. Screen is visible. Screen is visible. Okay, nice. Everything is perfect. Okay, great, great. आज तो काफी इमोशनल हो रखे होंगे, है ना? रोना भी आ रहा होगा थोड़ा सा, दुख भी हो रहा होगा कि सर इतनी आसान आसान सिली मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ सर मैं? सर मैंने 2 का स्क्वायर 8 कैसे लिख दिया सर? मुझे सर अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ मैंने कैसे कर दी। सर मैं बहुत अच्छी रैंक ला सकता था। सर जब मैंने उसके सॉल्यूशंस देखे क्वेश्चंस के तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था और सर मैं अब सदमे में चला गया हूँ। जब से मैंने रिजल्ट देखा है और मुझे देख कर के लगा कि पेपर तो सच में काफ़ी आसान था। इतने नंबर जो मेरे आए मैं इससे और अच्छे ला सकता था, लेकिन मैं इतने नंबर नहीं ला पाया सर। और सर मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। रात को मुझे नींद भी नहीं आई है सर अच्छे से। मैंने बहुत मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर पाया या कह सकते हैं कि मैं इससे और अच्छा कर सकता था। मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल था सर। मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ सर, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, कहाँ गुमनाम हो गया कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, है ना? मैंने पेपर देखा आप लोगों का तो मैथ्स तो यार हलवा ही थी बिल्कुल। मतलब मैथ्स तो रिलेटिवली बहुत आसान थी। मैथ्स, केमिस्ट्री भी बहुत आसान थी। फिजिक्स भी आसान थी, 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, तो फिजिक्स भी रिलेटिवली बहुत आसान है।
देखिए अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास इस तरीके के मैसेज वगैरह फॉरवर्ड कर रहे थे कि सर कितने मार्क्स आने चाहिए थे, है ना? सर कितने मार्क्स को आप कहते हैं कि वो अच्छा होगा और कितने मार्क्स को आप बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है ना? तो मैं आपको बता दूं, मेरे लिए ये मैटर ही नहीं करता कि तुमने अपने फर्स्ट एग्जाम में कितना स्कोर किया है। चाहे तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया हो या बहुत बुरा स्कोर किया हो, इम्पोर्टेंट ये है ही नहीं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। इम्पोर्टेंट है क्या कि आपने पेपर देखा, उस पेपर को एनालाइज किया। सर एनालाइज कैसे करते हैं? एनालाइज करने का मतलब होता है कि आप अपने आंसर्स मैच करते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं उन क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशंस देखने के बाद उन क्वेश्चंस में जिसमें आपसे सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो आप दोबारा से सॉल्व करते हैं। वो आप क्या करते हैं? दोबारा से सॉल्व करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब पेपर एनालाइज किया या नहीं किया? क्या आप लोगों में से किसी ने पेपर एनालाइज किया भाई? बहुत अच्छे, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज आज क्लास के बाद एक बार पेपर को एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक्स को देखें और जो मिस्टेक्स हुई हैं, जिसको आप सिली मिस्टेक्स भी बोल सकते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। एक तो होती है सिली मिस्टेक्स, एक होती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कि क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, ये क्वेश्चन को पढ़ के गलत समझ लिया। कुछ होती है करेक्ट इनकरेक्ट वाली मिस्टेक्स कि इनकरेक्ट पूछा था और हमने करेक्ट टिक कर दिया। ये सारी चीजें आप एक बार एनालाइज करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है? और उसको एनालाइज करने के बाद आप देखिएगा कि क्या आप सच में अगर ये मिस्टेक्स नहीं करते तो क्या आप इससे बेहतर स्कोर कर सकते थे या नहीं। क्लियर? और याद रखना, आपके पहले टेस्ट में कितने भी मार्क्स आए हों, ठीक है, ना मेरे लिए मैटर करता है ना तुम्हारे लिए मैटर करना चाहिए। इस टेस्ट के लूप में किसी को भी नहीं फंसना है। जिसने अच्छा कर दिया है उसको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया 2 साल की जर्नी में ना हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पीछे जाते हुए देखा है जो पहले 1-2 टेस्ट में टॉप 10 में आया करते थे और 4 या 5 टेस्ट के बाद उनका नाम गुमनाम हो गया। और हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखा है कि जिन्होंने पहले टेस्ट में उनकी रैंक 3-3 4-4 डिजिट्स में आई, आउट ऑफ 1000 आई है, लेकिन उनके अंदर जिद और पागलपन था कि मैं गिव अप नहीं करूंगा और उन्होंने विद इन 3 से 4 टेस्ट के अंदर अपने आप को रिकवर किया और टॉप 100 तक पहुंचे। क्योंकि सफर बहुत लंबा है मेरे दोस्त, सफर बहुत लंबा है मेरे दोस्त। ना आपको ओवर एक्साइटेड होना है, ना बिल्कुल डिप्रेस होना है। इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आपके जीवन में पहली बार हुआ है, लेकिन अगर ऐसा बार-बार होता रहेगा तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आप इस टेस्ट के लूप में बिल्कुल भी मत फंसना। जो भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करते हैं ना, वो कभी रिग्रेट नहीं करते गलतियों का। वो आते हैं, गलतियों को मार्क आउट करते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं इससे अच्छा करूंगा। और मैं आपसे यही कमिटमेंट चाहता हूं कि सर अगले टेस्ट में हम इससे भी अच्छा करेंगे और इससे अच्छी रैंक लेकर के आएंगे, ये आपको प्रॉमिस करते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर गलती से सीखना पड़ेगा। आपने जो मिस्टेक्स करी हैं उनके लिए आप बैठ करके रोए ना, नहीं तो आप फिर रेस में और पीछे हो जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत आई है। जब आप बैठ करके रिग्रेट फील कर रहे होंगे, इमोशनली फूल बन रहे होंगे, उस समय आपका ही कंपटीटर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, नोट्स पढ़ के, बैकलॉग्स कवर करके आपसे आगे निकल रहा है। क्लियर? तो याद रखें, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। डोंट बी ओवर एक्साइटेड, डोंट बी डिप्रेस्ड, जस्ट कूल डाउन। बीइंग एन आईआईटीएन, एक आईआईटीएन का एटीट्यूड ऐसा होता है, रिलैक्स, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उस पर। उसने देखा, हाँ ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट विचार किया, उसने सोचा, कमिटमेंट किया, अगले टेस्ट में इससे अच्छा करूंगा, मूव ऑन, अगले टेस्ट की तैयारी में लग गया। और अगर तुम अपने हिसाब से चलोगे, तुम्हें लग रहा है कि ये स्कूल बोर्ड है,
तो देख लेना बेटा, तुम्हें खुद पता है, मुझे बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं। जो तुम्हें प्रॉपर गाइडलाइंस दी जा रही हैं, उनको फॉलो अप करें, टेस्ट के लूप में बिल्कुल भी ना फंसे। अगर आप इस टेस्ट के लूप में फंस गए ना, तो ट्रस्ट मी, मैं आपको एक रियल फैक्ट बता देता हूं, ट्रस्ट मी, आपका एक भी एग्जाम आपका एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस हो। है सर? ये क्या बोल दिया आपने सर, दिल तोड़ दिया। आपका एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होगा। ये बात याद रखिए, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आप उतना अच्छा स्कोर कर पाए। तो सर क्या करें, पढ़ना छोड़ दें? नहीं, पढ़ना नहीं छोड़, लगातार कोशिश करनी है, अपने आप से कंपटीशन करना है, किसी और को मत देखो। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक आई है, क्या अच्छी है बुरी? नहीं, तुम्हें किसी और से मतलब नहीं है, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप से कमिटमेंट करो कि अगर इस टेस्ट में मेरी 300 रैंक आई है तो अगले टेस्ट में मैं कुछ भी करके अंडर 200 लाऊंगा। अगर किसी की 500 रैंक आई है तो कमिटमेंट करो मैं 300 के अंदर लाऊंगा, और किसी की 1000 रैंक आई है तो कमिटमेंट करो कि मैं 500 के अंदर लाऊंगा। रेस बहुत बड़ी है, 2 साल का सफर है, और इस रेस में आपको अपने आप को लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा। एक 50 किलोमीटर की रेस में अगर पहले आधे किलोमीटर में कोई आगे निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीत उसी की होगी। याद रखना, अगर एक 50 किलोमीटर की रेस है मेरे दोस्त, कितनी? 50 किलोमीटर की रेस है, जिसमें से मुझे लगता है कि अभी तो आपने मुश्किल से 200 मीटर का ही सफर तय किया, ओनली 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल। तो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि 50 किलोमीटर की रेस कौन जीतने वाला है? बस मुझे इसका जवाब दे दो। मान लो 200 मीटर में तुम्हारा कोई क्लासमेट तुमसे बहुत आगे निकल गया, एक टेस्ट में उसने फोड़ दिया, तुम नहीं फोड़ पाए, क्या ये निश्चित है कि वही रेस जीतने वाला है? क्या ये निश्चित है क्या वही रेस जीतने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे हमने तो यार लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, हर साल देख रहे हैं यार, जिसके अंदर कमिटमेंट है ना कि करना है, वो भैया हजारों रैंक से ना टॉप 100 टॉप 50 तक पहुंचा है। और ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि पहले टेस्ट में टॉप 5 टॉप 10 में थे, और दिवाली तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहां गुमनाम हो गए, कहां खो गए। तो याद रखना, एफर्ट करो। ये जो एग्जाम्स का लूप है सर, ये लूप क्या होता है? सर ये टेस्ट का लूप क्या है? लूप ये है, एग्जाम दिया, रो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, अरे यार मैं ये अच्छा कर सकता था, वो अच्छा कर सकता था, 2 दिन फिर आपने पढ़ाई नहीं करी, 2 दिन आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी, 2 दिन आपने क्लासेस स्किप कर दी, फिर 2 दिन बाद एकदम से आपकी नींद जागी, नहीं मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है, फिर आप एकदम से उठे, तो इसमें आपने अपने 2-3 दिन और वेस्ट कर दिए। तो इस लूप में नहीं फंसना है, एग्जाम देकर के आओ, बिंदास रहो, पेपर एनालाइज करो, जो सिली मिस्टेक्स नहीं है उनको मार्क करो, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उनके सॉल्यूशंस देखो, डिस्कशन होगा, डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, एंड मूव ऑन, मूव ऑन। चलना है, सफर लंबा है, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, दैट्स इट। याद रखना, ठीक है? आपकी चाहे रैंक 1 आई हो या रैंक 1000 आई हो, इट डजंट मैटर फॉर मी। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी ना सोचें, कोई स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि सर कितनी रैंक अच्छी होती है, मेरे लिए तो रैंक 1 अच्छी होती है, इसके अलावा मैं किसी और रैंक को अच्छा मानता ही नहीं, बस। ठीक है? तो आपको जब तक ये फील होता है, तो एफर्ट करें। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट किया जाए भाई। टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है, जैसे कि मुझे एक दो ही क्वेश्चन ऐसे लगे कि जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने चाहिए, तो मैं उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। जैसे कि इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने रिपोर्ट चेक करी, उस रिपोर्ट से हमें आइडिया लगा कि क्वेश्चन नंबर 3 काफी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है? तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन नंबर 3 इंटीजर का डिस्कस करूंगा, एक दो क्वेश्चंस और करूंगा। इसके अलावा आपको किसी और क्वेश्चंस में डाउट है तो मैं जो भी हमारे साथ रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स कनेक्टेड हैं ट्यूटोरियल क्लासेस में, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप वहां पे अपने उसके डाउट्स पूछ लीजिएगा। ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क भी दिया था शीट में, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने थे। क्या आपने कंप्लीट किए? क्या आपने कंप्लीट किए भाई? बहुत बढ़िया।
तो चलिए शुभारंभ किया जाए नए चैप्टर का। क्लियर? 1 मिनट रुकिएगा। यस, तो जो भी आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दी जा रही हैं प्लीज आप उनको फॉलो करिएगा। ठीक है, एक टेस्ट देने के बाद इतना तो आइडिया लग गया होगा कि भैया आपके हिसाब से आईआईटी की जर्नी नहीं चल पाएगी। अगर इस रेस में 2 साल तक टिके रहना है तो अपने हिसाब से नहीं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स आपके जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो भी ट्यूटोरियल क्लासेस ले रहे हैं, वो आपको जिस तरीके से गाइड करें प्लीज एक बार उसको फॉलो करना शुरू करें, उन हैबिट्स को डेवलप करें। अगर उन हैबिट्स को डेवलप करते रहेंगे तो समय के साथ आपको ये आदत पड़ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड दिस इज व्हाट द काइनेमेटिक्स 1D। तो जल्दी से आप वेक्टर्स के बाद 1 या 2 पेज ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे काइनेमेटिक्स 1D की डेफिनेशंस को नोट डाउन करें फटाफट। मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, आप जल्दी से डेफिनेशन नोट डाउन करें। यस, देखिए वेक्टर्स जो हमने पढ़ा इट वाज जस्ट अ टूल। अभी तक अगर आप ध्यान से देखें तो हमने फिजिक्स की बात तो कहीं पर की ही नहीं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑलरेडी। ठीक है, हमने अभी तक जो भी चर्चा करी थी वो मैथमेटिकल टूल्स की बात कर रहे थे कि दो वेक्टर्स क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को मैं स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, वेक्टर्स क्वांटिटी का प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा बहुत हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल फिजिक्स की चर्चा तो हमने कहीं की ही नहीं। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था ना दैट वाज ओनली द टूल्स टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। अब हमें आगे जो भी फिजिक्स पढ़नी है उसको समझने के लिए उन टूल्स का यूज होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के कोई भी बैकलॉग्स हैं तो प्लीज उसे जल्दी से जल्दी आप कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है इसको समझना जरूरी है ना। आपको क्या लगता है कि काइनेमेटिक्स क्या है? एक्चुअली काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? मोशन के बारे में। और उस मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसका किसी इंस्टेंट पर पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सभी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में हम इस चैप्टर में बेटा पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम यहाँ पर कॉज ऑफ द मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कॉज का मतलब होता है कि मोशन किस कारण से हो रहा है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर इस तरीके का फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोला कि कोई एक ब्लॉक है। सपोज ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड या विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो तो एक मोशन का पैरामीटर हो गया। अलग अलग टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे कि सर अगर ये मोशन हो रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस जिम्मेदार हैं इस मोशन के लिए, मतलब विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। हम इस पूरे काइनेमेटिक्स में कहीं भी फोर्सेस का जिक्र नहीं करेंगे, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस मोशन के होने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कौन से फोर्सेस किस एंगल पे लग रहे हैं, उन सब की चर्चा हमें यहाँ पर नहीं करनी है। इज इट क्लियर?
हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को ही स्टडी करें। ठीक है सर, फिर कॉज के बारे में क्या पढ़ेंगे नहीं क्या? क्या ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं? ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। काइनेमेटिक्स के बाद जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, जिसको हम डायनामिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं वैसे ही उसे डायनामिक्स बोलते हैं। डायनामिक्स में वी विल स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन का मतलब है कि वहां पर हम उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस किस दिशा में लग रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है और कौन सा फोर्स इसके एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अभी इन सब की चर्चा नहीं करते। तो सर आप इतनी देर से एक वर्ड बार बार बोल रहे हैं, मोशन 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 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? ये मोशन आप बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, मोशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अगर आपके रेस्पेक्ट में कोई, अगर मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है, सपोज आपके वॉल पर कोई पॉइंट है या कोई डॉट है या कोई तस्वीर लटकी हुई है, अगर आपके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मेरा सवाल सुनिएगा, अगर आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसे बोलते हैं मोशन। अगर आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसे हम मोशन नहीं बोलते। ठीक है, तो यहां पर अगर आप मोशन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द चेंज इन पोजीशन। देखिए आज की पूरी क्लास थ्योरेटिकल रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल क्लास है, तो फोकस होकर के सुनिएगा। ठीक है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to the time, with respect to the time is known as motion, is known as motion। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समय के साथ किसी गिवन पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे मोशन बोलते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो मोशन है ना, मोशन, ये मोशन किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये दो लोगों की प्रॉपर्टी है। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर, ये दोनों की मिलाकर के एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है। सर आपने यहाँ पे एक वर्ड बोला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब क्या? ऑब्जर्वर का मतलब कि कौन उस मोशन को देख रहा है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास एक ट्रेन की ट्रॉली और ये ट्रेन आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, और इस ट्रेन के अंदर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, चिंटू। कौन बैठे हुए हैं भाई? चिंटू। ठीक, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस कोने में एम मास का। ठीक है, और यहाँ पर एक और भाई साहब हैं जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं आराम से। ठीक है, ये भाई साहब जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म। और ये भाई साहब है कौन? पिंटू। तो चिंटू और पिंटू, चिंटू और पिंटू, चिंटू है ट्रेन के अंदर और पिंटू है प्लेटफॉर्म पर। अब सवाल सुनिएगा, चिंटू से अगर ये सवाल पूछा गया, चिंटू से अगर ये सवाल पूछा गया कि ये बताओ बेटा कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है या मोशन में है? चिंटू से जब ये सवाल पूछा गया कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो चिंटू कहेगा कि यार उसके रेस्पेक्ट में तो इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। उसके रेस्पेक्ट में इसकी जो भी पोजीशन है चिंटू के रेस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रही। आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से एक आर वेक्टर ड्रॉ करके देख लीजिए, क्या ये आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ब्लॉक, क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो चिंटू भाई साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि बताओ ये ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है, तो चिंटू भाई साहब क्या कहेंगे? वो रेस्ट पर है, क्योंकि चिंटू भैया भी ट्रेन के अंदर है और वो ब्लॉक भी उसी ट्रेन के अंदर रखा हुआ है। लेकिन यही सवाल जब पिंटू भाई साहब से पूछा गया कि ये बताओ कि वो ब्लॉक रेस्ट पर है या मोशन में है, तो पिंटू भाई साहब कहेंगे कि ये मोशन में है, क्योंकि पिंटू भाई साहब के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदल रही होगी। अभी वो यहाँ पर है, जब ये ट्रॉली आगे चली जाएगी तो उसकी पोजीशन वेक्टर ये होगा, फिर पोजीशन वेक्टर ये होगा, फिर पोजीशन वेक्टर ये होगा। क्या पिंटू के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर क्या लगातार चेंज होता जाता है?
और अगर लगातार चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि पिंटू के रिस्पेक्ट में ये गिवन ब्लॉक क्या है, रेस्ट में या मोशन में? वो कहेगा मोशन। अरे भैया ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? चिंटू और पिंटू अलग अलग बातें बोल रहे हैं। चिंटू कह रहा है रुका हुआ है, पिंटू कह रहा है चल रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? कौन गलत है? हु इज इनकरेक्ट? चिंटू गलत बोल रहा है, पिंटू गलत बोल रहा है? ऐसे कैसे हो गया कि एक बोल रहा है चल रहा है, एक कह रहा है रुका हुआ है? तुम कहोगे अरे यार सच बताओ कौन सही है कौन गलत, कौन सही है कौन गलत है? क्या बता पाओ? दोनों अपने रिस्पेक्ट में सही हैं। यहां पर चिंटू भी सही है मेरे दोस्त, और पिंटू भी सही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हु इज द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कौन है। जैसे कि यहां पर ऑब्जर्वर चिंटू है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में जो पिंटू है वो ऑब्जर्वर है। चिंटू को सपोज अपन ने बोल दिया O1 और पिंटू को बोल दिया अपन ने O2। तो इसका मतलब एक बात आपको याद रखनी है कि मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी नहीं होती, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हु इज द ऑब्जर्वर, हु इज द ऑब्जर्वर। क्लियर? क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से, ये पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट सर ये क्या लिखा हुआ है, बताओगे भैया WRT क्या लिखा हुआ है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा सुधांशु, ठीक है? ऐसे कैसे काम चलेगा? अब देखना, देखो जो ऑब्जर्वर होता है ना, ऑब्जर्वर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनोगे? वाक्य बहुत ही मस्त कहानी। ठीक है, आराम से चलेंगे, आज पहला दिन है, प्यार से एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, और सपोज अनाउंसमेंट हो गया, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया ऑफलाइन क्लासेस जो है, ऑफलाइन क्लासेस वो अब शुरू की जाए, बच्चे ऑनलाइन पढ़ पढ़ के थक गए। तो आप काफी एक्साइटेड, आप भैया ट्रेन व्रेन में बैठे और कोटा के लिए आ रहे हैं। ये रहा कोटा स्टेशन, ये रहा कोटा स्टेशन, और आप ट्रेन में हैं। ठीक है, और आपका एक दोस्त जो कि यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और ये ट्रेन चली आ रही है कोटा की तरफ। यू आर टू मच एक्साइटेड कि चलो सर आज आरवाई सर से मिलने का मौका मिलेगा कोटा पहुंचने के बाद। आज तक तो स्क्रीन पे ही देखा है, तो चलो अब रियल लाइफ में भी देख लेते हैं, है ना? एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर हम तो जहाज से आएंगे। अभी गरीब हो तुम, जहाज से हमें मालूम तुम बैलगाड़ी में बैठ के आओगे, सवाल नहीं समझ रहे हो। ठीक है, सवाल सुनो तुम, ठीक है? हवाई जहाज पे फोकस है उनका, अभी बैलगाड़ी में आओगे तुम। ठीक है, देखो ध्यान से, ये ट्रेन कोटा की तरफ आ रही है। ठीक है, कोटा स्टेशन आने वाला है ना? तो आप क्या स्टेटमेंट बोलते हो? ध्यान से सुनना, आप स्टेटमेंट क्या बोलते हो? भाई साहब कोटा आ गया क्या? भाई साहब कोटा आ गया क्या? एक आदमी से बगल में आपके एक पैसेंजर बैठे हुए हैं, उनसे पूछता है O1। कौन पूछता है? O1। O1 कौन है? चिंटू भैया। कि भाई साहब कोटा आ गया क्या? अरे एक बात बताओ यार, तुम क्या कोटा आ रहा है तुम्हारे पास चल के? क्या कोटा चल करके तुम्हारे पास आ रहा है, या तुम चल करके कोटा के पास जा रहे हो? कोटा आ रहा है क्या? स्टेशन जो है, ये स्टेशन चल के आ रहा है, लो भैया लो चिंटू भैया के पास जाएंगे, ऐसा है क्या? तुम चल करके जा। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? जो ऑब्जर्वर होता है, सुन लेना ये बात बहुत गहरी बात है, धीरे धीरे फील आएगी। जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसको ऐसा फील होता है कि जैसे वो रुका हुआ है, और उसके रेस्पेक्ट में, उसके सराउंडिंग में चीजों का मोशन हो रहा है। इस ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि जैसे वो रुका हुआ है और ये कोटा चल के उसके पास आ रहा है। उसी तरीके से पिंटू भैया से अगर पूछा जाता, जो कि प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, तो पिंटू भैया जब ट्रेन पहुंचने वाली है तो क्या बोलते? कोटा आ रहा है, ट्रेन आ रही है।
जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, जो पिंटू भैया प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, वो क्या बोलेंगे कि ट्रेन आ रही है, ये बोलेंगे ट्रेन आ रही है। और ये कहेंगे कोटा आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, पहले ये बताओ। क्या दोनों गलत है क्या? दोनों को पकड़ के लगा दें थप्पड़ उप्पड़, है? चिंटू या पिंटू? ठीक है, पिंटू भैया क्या बोलेंगे? पिंटू भैया क्या बोलेंगे कि चिंटू आ रहा है, और चिंटू भैया क्या बोलेंगे कि पिंटू आ रहा है। हाँ? चिंटू पिंटू का गेम चल रहा है आपस में। चिंटू बोल रहा है पिंटू आ रहा है, पिंटू बोल रहा है चिंटू आ रहा है, और दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। और भाई पिंटू कैसे हो, तुम आ रहे हो? वो कह रहा है भाई हम कहाँ आ रहे हैं, तुम आ रहे हो? वो कहेगा भाई चुप, तुम आ रहे हो? वो कहेगा अरे नहीं भाई तुम आ रहे हो। अभी कौन आ रहा है भाई, ये चल क्या रहा है मेरे भाई? एक्चुअली में जो ऑब्जर्वर होता है उसे ऐसा फील होता है कि वो रुका हुआ है, और उसके रेस्पेक्ट में उसके आसपास की सराउंडिंग में ये दुनिया चल रही है यार। जैसे कि एक सिंपल सी कहानी, एक और सुनोगे वाक्य। पहले लोग अर्थ पे रहते थे, ज्यादा साइंस वाइंस जानते नहीं थे, और वो एक स्टेटमेंट बोला करते थे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये बचपन से सुनते हुए आए। तो आप अर्थ पे रहते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप रुके हुए, और जो सूरज है वो आपके रिस्पेक्ट में राइज होता है और फिर चला जाता है अपना घर। लेकिन ये आपका दिल जानता है, अब आपने साइंस पढ़ लिया, अगर आप स्पेस में चले जाए, अगर आप स्पेस से देखेंगे तो आपको क्या अर्थ रुका हुआ दिखाई देगा? नहीं, आपको सन रुका हुआ दिखाई देगा, और जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा। तो आज से बहुत सालों पहले, जब साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, गैलीलियो के टाइम की बात है, तो गैलीलियो और एरिस्टोटल वगैरह ने उस टाइम पे बोला कि भाई साहब ऐसा है कि ये अर्थ जो है ना वो घूम रहा है और सन रुका हुआ है। तो लोग बुरा मान गए इस बात का कि गजब टोपीबाज हो यार, तुम कैसे बात कर रहे हो, हम जो देख रहे हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम अलग ही साइंस लगा रहे हो। लोग इस बात को मानते ही नहीं थे। एक्चुअली में क्या है कि कोई भी चीज रुकी हुई है या चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड कर सकता है? ऑब्जर्वर। ये कौन डिसाइड कर सकता है? ऑब्जर्वर। जैसे कि अगर आप अर्थ पे रहते हो और आपके घर में वॉल लगी हुई है, आप उस दीवार को देखते हो, क्या वो दीवार तुम्हें कभी चलती हुई दिखाई देती है मेरे दोस्त? अगर तुम बैठे हुए आराम से, नहीं चलती हुई दिखाई देती। लेकिन अगर तुम सपोज आज तुम्हें मौका मिले सैटेलाइट में बैठ के कहीं बाहर जाने का, और अगर तुम बाहर कहीं चले गए और वहां से अगर उस वॉल को देखोगे, तो क्या ये वॉल रुकी हुई दिखाई देगी? जब अर्थ घूम रहा है तो उसके साथ ये वॉल भी तुम्हें घूमती हुई दिखाई देगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इतनी सारी कहानियां सुना करके? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है, ये सिर्फ और सिर्फ उस गिवन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर ये चिंटू भैया इस डायरेक्शन में चले आ रहे हैं, तो इन चिंटू भैया को ऐसा फील होगा कि जो कोटा है, कोटा वो इनकी तरफ चला रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक ऐसा ये एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे तुम्हारे जीवन में बड़े एग्जाम, बहुत एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तुम 10 साल के हुआ करते थे, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जूते ला करके दिए, बढ़िया नाइकी वाले एकदम सॉकर वाले जूते तुम्हें मिले। ठीक है, बड़े खुश हुए तुम बड़े खुश हुए, चिंटू भैया को जूते मिले नाइकी के, चिंटू भैया एकदम खुश। लेकिन चिंटू भैया उस समय ग्रोइंग स्टेज में थे, सेहत वेद बढ़ रही थी उनकी। तो क्या हुआ, चिंटू भैया ने सोचा कि यार ये जो जूते मिले हैं ना, मैं इनको अभी पहनूंगा तो ये खराब हो जाएंगे, अगर मैं इनको अभी पहनूंगा तो ये खराब हो जाएंगे। तो चिंटू भैया ने क्या किया, उन जूतों को पैक वैक करके रख दिया। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद चिंटू भैया ने फिर से जूते निकाले और फिर पहनने की कोशिश करी। तो चिंटू भैया जब कोशिश कर रहे थे तो जूते पहन नहीं पा रहे थे। तो चिंटू भैया को बड़ी तेज गुस्सा आई और एकदम से बोले तेज से, अरे यार ये जूते छोटे हो गए हैं। सुनना स्टेटमेंट, उन्होंने क्या बोला कि जूते मतलब शूज जो थे वो छोटे हो गए। अबे जूते छोटे हो गए हैं क्या? जो शूज थे चिंटू भैया के वो छोटे हो गए हैं क्या? पहले ये बताओ, जो तुम्हारे पास शूज थे क्या वो स्मॉल हो गए क्या? स्मॉल, या चिंटू भैया का पैर बड़ा हो गया? ये बताओ, चिंटू भैया का पैर बड़ा हो गया है, जूते जो शूज है वो छोटे हो गए? चिंटू भैया का पैर बड़ा हो गया ना मेरे भाई।
है ना। लेकिन चिंटू भैया खुद ऑब्जर्वर है, तो उनको तो ऐसा लगेगा कि वो तो वैसे ही हैं जैसे 6 महीने पहले थे, उनको ऐसा फील आएगा और उनको ये लगेगा कि उनके पैर का साइज तो वही है और आज जूता नहीं फंस रहा, तो इसका मतलब है कि जूते का साइज उनके रिस्पेक्ट में कम। मतलब एक बात को इस तरीके से बता सकता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये शूज है, ये शूज का साइज है, मैं शूज तो नहीं बना रहा, एग्जैक्ट ड्राइंग तो नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पर ये चिंटू भैया का पैर था, ठीक है, ये फुट था, तो पहले लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही थे, ठीक। कुछ समय बाद क्या हुआ, अब बेचारे शूज का साइज चेंज हुआ नहीं, वो तो आज भी उतना ही है, लेकिन जो चिंटू भैया का पैर है वो बढ़ गया, वो इतना हो गया। तो चिंटू भैया को तो क्या लग रहा है पता है कि उनका फुट तो उतना ही है, लेकिन जो जूता था ना वो जूते का साइज कम हो गया मेरे को। क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? क्या क्या तुम्हें लग रहा है कि क्या मतलब चल रहा है यहाँ पर? अब फिजिक्स शुरू हुई है बेटा, अब देखना तुम्हें मजा आएगा। तुम वेक्टर में ज्यादा धुआं धू धू करते थे ना, अब दिखाऊंगा असली फिजिक्स क्या होती है, ठीक है। अब तो बस तुम सुनते जाओ, माहौल बना देंगे एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। बस ये है कि मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो देख रहा है, जो देख रहा है वो है ऑब्जर्वर, और उसको लगता है कि वो रुका हुआ है और उसके रेस्पेक्ट में उसके आसपास की जो चीजें हैं वो घूम रही है। ऐसा तुमने जीवन में बहुत बार फील किया है मेरे दोस्त। कभी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में जाकर के बैठ जाओ और ट्रेन चलने लग जाए और फिर तुम्हें बगल में आस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ पौधे गांव वगैरह दिखाई दे, तो तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे कि जो पेड़ पौधे, जो पहाड़, जो नदियां, जो खरगोश जो तुम्हें दिखाई दे रहे थे उस ट्रेन की खिड़की से, वो सटासट 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 मूव कर रहे हैं। क्या सच में एक गांव जो बहुत दूर था, क्या वो चल रहा है मेरे दोस्त? क्या गांव चल रहा है? तुम चल रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा फील होगा, यू आर अ ऑब्जर्वर, तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो पेड़ पौधे, वो दूर बसा हुआ एक गांव चल रहा है, चल रहा है। क्लियर है मेरी बात? इस कहानी को याद रखना, आगे जाकर के जब रिलेटिव मोशन पढ़ूंगा तो उसको फिर से उठाऊंगा इसी कहानी को और वहां पे फिर से डिटेल में चर्चा करूंगा। तो याद रखना कि सर ने कुछ बताया था यहाँ। तो जल्दी से फटाफट स्टेटमेंट लिखें कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट under the study and observer। क्लियर? एक और बात, नथिंग इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इन दिस यूनिवर्स is absolute, is at rest or in motion। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि वो रुकी हुई है, या आप ये कह सकते हैं वो चल रही है। किसी भी चीज का चलना या रुकना सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता मेरे दोस्त, वो डिपेंड करता है तो किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे करता है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द मोशन, तो हमें वहां पर ये बताना ही पड़ेगा कि हु इज द ऑब्जर्वर, हु इज द ऑब्जर्वर, कौन है जो उसको देख रहा है? अरे वो कौन है जो उसको देख रहा है? क्योंकि कोई एक चीज जो चिंटू के रिस्पेक्ट में रुकी हुई थी, जो चिंटू के रिस्पेक्ट में रुकी हुई थी मेरे दोस्त, वो पिंटू के रिस्पेक्ट में चल रही है। क्लियर? अब सुने ध्यान से, अब हम अर्थ पे रहते हैं तो लगभग 90% चीजें हम अर्थ से ही देखते हैं। तो जब हम अर्थ से देखते हैं तो हम अर्थ को ये मान करके चलते हैं कि वो रेस्ट पर है। तो अगर नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि वो ऑब्जर्वर जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो अर्थ पर है।
वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो अर्थ पर है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब बार बार वो क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि ऑब्जर्वर कहां पर, बार बार नहीं लिखेगा कि ऑब्जर्वर इज ऑन अर्थ, ऑब्जर्वर इज ऑन प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्वर इज ऑन ट्री और जे और वो, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको ये मान करके चलना है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हैं वो कहां पर है मेरे दोस्त, वो कहां पर है मेरे दोस्त, अर्थ पर है। अब तुम मेरे से सवाल मत पूछना, मैं अगर कभी आपको बोलूं कि इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो लोग कहते हैं सर किसके रिस्पेक्ट में, सर कौन देख रहा है, चिंटू या पिंटू। मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा तुम्हें ये मान करके चलना है कि कौन देख रहा है मेरे दोस्त, बाय डिफॉल्ट पिंटू देख रहा है। और पिंटू का है हमारा अर्थ सरफेस पर, मतलब उस प्लेटफॉर्म पर। क्लियर, याद रहेगी ये बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमने एक बात तो सुन ली होगी, यहाँ पे मैंने जब ऊपर लिखा था तो काइनेमेटिक्स लिखा था, है ना, लेकिन इस काइनेमेटिक्स के आगे मैंने 1D भी लिखा था, है ना। 1D, 1D का मतलब क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। अभी हम इस गिवन चैप्टर में 1D मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर हम आगे फर्दर 2D मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, 3D मोशन को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। 1D मोशन का मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन लिख लें। 1D मोशन, 1D मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा मतलब क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो रहा हो तो उसे हम 1D मोशन कहेंगे, सिंपल सा मतलब ये, ठीक है। कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि ध्यान से देखना, अगर मैंने ये इस तरीके से मोशन कराया, ठीक है, सुन लेना, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुन लेना, गड़बड़ क्या करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डिफाइन किया एक्स और वाई, आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया एक्स और वाई, ठीक है, और कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है और मैं उनसे पूछता हूं बताओ ये कैसा मोशन है, 1D या 2D, तो लोग कहते हैं 2D। एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन चला गया है, ठीक है, वेट। हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। पता नहीं कौन है, एक स्टूडेंट बहुत देर से लिख रहे हैं कि सर ये आपका जो स्पेक्स हैं वो पावर के हैं, मतलब देख रहे हो इनका फोकस कहीं और ही रहता है। पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, पावर के हैं भाई, क्या करेगा, पावर के हो या नहीं हो उससे क्या तेरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से। हाँ,
तो देखना मैंने यहाँ पर कहा कि एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, देखना ध्यान से, इस तरीके से मूव कर रहा है। मैंने एक चिंटू भैया से पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये 1D मोशन है 2D मोशन। चिंटू भैया ने कहा आज तो इज्जत की बात है, कल टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी सी इज्जत बना लेते हैं। उसने बोला सर 2D मोशन। उसने बोला सर ये 2D मोशन है। मैंने कहा क्यों? कहा कि सर जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप देख रहे हो ना सर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है समय के साथ, और सर उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा तो सर एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो सर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये 2D होगा। इससे पहले आगे कुछ बोलते, इतनी देर में आवाज आ गई चटाक, मतलब समझ गए होगे कि क्या हुआ। मैंने कहा नालायक, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है तुम वो नहीं सुनते। क्या मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वो 2D मोशन होगा, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 1D मोशन होगा? सिंपल सी बात है, ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा हो, चाहे वो 3D प्लेन में हो रहा हो, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दैट्स ऑल, इट्स अ 1D मोशन, इट्स अ 1D मोशन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, और ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना। मान लो मैंने यहां से एक बॉल को ऊपर की दिशा में फेंका, ये ग्राउंड सरफेस है, और यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल इस तरीके से ऊपर जाएगी जाएगी, फिर वापस लौट के आएगी। तो देखो वापस लौट के आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस लौट के आ जाएगी। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता सेम है, लेकिन अपन अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि देखो ऐसे ऊपर गया और ऐसे आया। ये सिर्फ रिप्रेजेंट किया गया बेटा। अगर मैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बना देता तो आप चीजों को उतने अच्छे से नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बॉल पहले ऊपर गई टुई, फिर यूं घूमी टुई, और फिर ऐसे नीचे आई। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है बॉल का मोशन कि ऐसे गया और ऐसे घूम के नीचे आया। बॉल तो अभी भी इसी लाइन के अलोंग गई है और इसी लाइन के अलोंग नीचे आई है, लेकिन हम इस मोशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो टर्न लेकर के वापस आता है, तो हम उसके बगल में ही दूसरी लाइन बना देते हैं, जिससे कि हम समझ पाए कि पार्टिकल का कहां से टर्न हुआ है, और जाने वाले मोशन और आने वाले मोशन को अलग कर पाए। क्या मेरे भाई, क्या मेरे भाई ये 1D मोशन है? क्या मेरे भाई ये 1D मोशन है? ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से। अगर आगे जाकर के किसी ने कहा कि सर ये आपने दो लाइन क्यों बनाई है, मैंने पकड़ के इतना मारूंगा ना कि खुद बना दूंगा, तुम्हें बता दिया मैंने। फालतू का ये सवाल पूछा तुमने तो, है ना? देखो, ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी बात बताई जाए उसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो देखो इसी मोशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एरो है, एरो को उल्टा बना लो। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन। मतलब आपके लिए तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज 1D, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज 1D। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये एक बॉल को अगर ऊपर आपने फेंका, तो पहले बेटा ये बॉल ऊपर गई, फिर उसी पाथ के अलॉन्ग ये नीचे आ गई, तो ये भी आपके लिए एग्जांपल किसका होगा? 1D मोशन का होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पर। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पर। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर जो कि मोशन को डिफाइन करने के लिए जरूरी है, हम यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? पैरामीटर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन में डिस्टेंस। नाम सुना है आपने वेक्टर में थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अब हम इन सभी चीजों को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? the length of an actual path, length of an actual path covered by a particle in a given time interval is called distance। जब कोई भी पार्टिकल चल रहा होता है, जब भी कोई भी पार्टिकल चल रहा होता है, तो उस दौरान जो भी उसने पाथ ट्रेवल किया होता है वो उसका डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का अपना कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, और इसकी वैल्यू नेवर बी नेगेटिव। मतलब किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर मेरी बात? आगे बढ़ूं? ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है,
इसी में नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा, वो है नेक्स्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान ही चुके होंगे वेक्टर में, लेकिन एक बार फिर से मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। नोट कर लीजिएगा, पहले डेफिनेशन फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, या इसको मिनिमम डिस्टेंस भी बोला जा सकता है, या इस मिनिमम को ही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर? आपको पता ही है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? एस वेक्टर से। इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूं तो समझ जाना है डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाता था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ पढ़ चुके हो तुम। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता था? इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता था? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। आई होप कि ये सारी बातें आपको याद होंगी, ये हम सब कुछ काफी डिटेल में पता कर चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखिएगा मेरे बात, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए। मान लो यहाँ पर हुआ ए पॉइंट पर और आपको जाना है यहाँ बी पॉइंट पर, ठीक है। ए पॉइंट चिंटू का घर है, होम, और बी पॉइंट है चिंटू की कोचिंग। लेकिन चिंटू भैया बहुत मार खाते हैं क्लास में, तो आज थोड़ा टाइम पास करते हुए घूमते हुए चलेंगे। देखना यहाँ पर अगर मैं आपसे इनिशियल पोजीशन वेक्टर पूछूं तो ये आपको पता है ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। चिंटू भैया इनिशियली होम पर है और चिंटू भैया ने अब क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से चलते हुए ये इस तरीके से मौज मस्ती करते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, चॉकलेट्स खाते हुए, मूवी देखते हुए यहाँ पहुंचे। देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पहुंचे इस तरीके से। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ, मतलब ये जो पाथ ट्रेवल किया है, लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये है उसका डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट चिंटू के पाथ पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या चिंटू के पाथ पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त। ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। आपको खुद पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिला दिया जाए। इंटरेस्टिंग बात, टेल इनिशियल और बी पे फाइनल, और आपको यहाँ से ये भी देख करके समझ में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसी को हम क्या लिख देते थे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एक बात बताओ, चिंटू भैया ऐसे गए घूम के, क्लियर, और पिंटू, चिंटू और पिंटू दोनों भाई, पिंटू भैया को अपने एक क्लोज फ्रेंड से मिलना था। अब समझ ही गए होंगे क्लोज फ्रेंड। तो पिंटू भैया पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और फिर इधर आए। चिंटू और पिंटू में किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? चिंटू और पिंटू में किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है? क्या डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई पाथ पे डिपेंड करता है? क्या डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई पाथ पे डिपेंड करता है? पिंटू आज कहीं से भी घूम करके आए, अगर फाइनली कोचिंग पहुंच गया, अगर फाइनली कोचिंग पहुंच गया तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, आपको देखते ही यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई? सेम होगा। अब देखना यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक बात समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस will always be greater than or equals to the magnitude of displacement.
लोगों को पता है क्या लगता था, लोगों को क्या लगता था, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये बात सच हो ऐसा जरूरी नहीं। यहां पर मैंने क्या बोला कि जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। एक बात बताओ मेरे को, ये इक्वल कब होगा, इक्वलिटी कब होगी, इक्वलिटी क्या कब होगी, इक्वलिटी बताओ कब होगी मेरे भाई। लोग कहते हैं कि सर जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मैं कहता हूं नहीं बेटा, इतना ही नहीं बोलना चाहिए, इट इज इक्वल if particle is moving in a straight line without changing the direction, without changing the direction। समझ पा रहे हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन में मूव भी करे लेकिन उस लाइन के अलोंग भी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आपने स्ट्रेट लाइन बोल दिया, अगर आपसे कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, लोग फील में मारते हैं हाँ बिल्कुल होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता। कोई दिक्कत नहीं भाई, स्क्रीन चली गई थी, दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक मत हो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ठीक है ध्यान से सुनना। हाँ, स्ट्रेट लाइन में भी मूव करना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सर फील नहीं आई, एग्जाम्पल देके बताओ, मैंने कहा लो भैया अभी बता देते हैं तुम्हें, जरा ध्यान से देखना। मान लो आप यहां से आगे मूव किए, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो बिल्कुल, ठीक है, कितना आगे गए, 20 मीटर, ठीक। अब आपने क्या किया, यहां से वापस लौटे, यहां गए और यहां से इस तरीके से वापस लौटा, इस तरीके से आगे गए और उसी लाइन के अलोंग वापस लौट के आ गए 20 मीटर। इस सवाल में डिस्टेंस कितना होगा, इस सवाल में डिस्टेंस कितना होगा, बहुत बड़ी, डिस्टेंस होगा 40 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग गया और इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग वापस आ गया मेरे भाई। अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। आपको यहाँ देख करके समझ में आ रहा होगा कि इनिशियल पोजीशन, मेरे भाई ध्यान से सुनना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एक और बात समझ में आ रही होगी, जब ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा था तो जब तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे चल रहा था तब तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर थे। जैसे ही इसने टर्न लिया, जैसे ही इसने टर्न लिया तो इसका डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा। आपको एक बात समझ में आ रही है, आपको एक बात समझ आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। दोबारा रिपीट करूंगा, सुनिएगा एक एक बात को ध्यान से।
डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस समय के साथ कभी कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस समय के साथ कभी कम नहीं हो सकता। या तो डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, अगर आप खड़े रहो तो आपका डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, रेस्ट करो। अगर आप मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा। क्यों मेरे भाई? मुझे नहीं लग रहा तुम्हें मेरी बात समझ आई। क्यों मेरे भाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी लिख लेना। क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, बेसिक बेसिक आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप फंडामेंटल चीजें फटाफट होती जाएंगी। डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीजेस विद द टाइम। क्लियर? और एक और बात जो कि आपको समझ आ गई होगी, फिर भी मान लो ये आपका पॉइंट है ए, ये है पॉइंट आपका बी। चिंटू को पॉइंट ए से बी जाना है, देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे, वो ऐसे घूम के गया यहां से, पाथ नंबर 1, ठीक, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला गया। पाथ नंबर 2, ये है पाथ नंबर 1, ये है पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 1 में, पाथ नंबर 1 में जल्दी से बताओ कौन ज्यादा है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है पाथ नंबर 1 में? अगर वो ऐसे घूम के गया, कौन ज्यादा है? तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो है इट विल बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट इन पाथ 1। क्लियर है? पाथ 2 में बताओ, पाथ 2 में पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल करके ए से बी पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया। क्या अभी अपन लोग बेटा यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या बेटा अभी अपन लोग कह सकते हैं कि इस केस में जो h2 डिस्टेंस है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कल कोई आपसे सवाल पूछ ले कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या करोगे? ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सवाल करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अगर कोई बोल दे कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे करेक्ट या इनकरेक्ट? इट इज इनकरेक्ट। डिस्टेंस कैन बी अ magnitude of displacement if a particle is moving in a straight line without changing the direction. आपको एक और बात समझ आ रही होगी मेरे दोस्त, क्या आपको एक और बात समझ आ रही होगी कि पहले वाले केस का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे वाले केस का डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से लेना देना ही नहीं। क्या ये बात समझ आ रही है? आप चाहे पाथ 1 से जाएं चाहे आप पाथ 2 से जाएं, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा मेरे भाई? सेम आएगा। सहमत हो? सहमत हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, देखिएगा, सवालों को नोट करते जाइएगा। मैं यहाँ पे y एक्सिस पर डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा हूँ, y एक्सिस पे किसको प्लॉट कर रहा हूँ? डिस्टेंस को, ठीक है। मैं डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और x एक्सिस पे मैं टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ। जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम के साथ उसका जो डिस्टेंस है उसको प्लॉट किया गया और उसका ये ग्राफ दिया हुआ इस तरीके से, ठीक। ये आपका ए ऑप्शन, मतलब इसी में बना देते हैं। एक मिनट, ये आपको 4 अलग अलग पार्टिकल का ग्राफ दिया हुआ है। जैसे पहले वाले पार्टिकल का ग्राफ ये है ए का, जो बी है उसका ग्राफ ये है, ठीक। जो सी है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये 3 ग्राफ आपको दिए हुए हैं, ए बी सी, क्या दिखाई दे रहा है? ये 3 अलग अलग पार्टिकल्स के डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ है। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं? जस्ट टेल मी, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? क्या देखेंगे आप? जरा ध्यान से देखना, जब ये ए मूव कर रहा है तो इसका y एक्सिस पर डिस्टेंस है,
मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है, क्या वो y कोऑर्डिनेट इसका डिस्टेंस बता रहा है मेरे भाई? अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसके y कोऑर्डिनेट पे फोकस करना। इसका जो y कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, क्या ये y कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ रहा है? क्या ये y कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ रहा है? तो इट इज पॉसिबल। जरा बी को ऑब्जर्व करो, जरा बी को ऑब्जर्व करो। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा था तो देखना ध्यान से, पहले इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट को देखो, क्या ये डिस्टेंस बढ़ा? जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो अब देखो इसका y कोऑर्डिनेट कम होने लगा। अभी ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा था, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो बी वाला ग्राफ है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल मेरे दोस्त, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या क्लियर है ये बात? क्या क्लियर है? बी वाला क्यों इम्पॉसिबल है, क्या ये बात समझ में आई? ओके। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता बेटा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता तो कौन सा सही होता? अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का होता तो कौन सा सही होता? अगर ये डिस्प्लेसमेंट का होता तो ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घट भी सकता है। अभी आपने यहाँ पे एक ऑप्शन किया था ये वाला, जब ये पार्टिकल आगे जा रहा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, जब ये वापस आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ होता तो ऑब्वियस सी बात है तीनों पॉसिबल थे। तो याद रखना, जब भी आपको ग्राफ दिया हो, इस तरीके के थ्योरेटिकल सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो देख लेना कि अगर वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और किसी ग्राफ में समय के साथ अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो साथ में लिख देना कि तुम्हें बेटा फिजिक्स नहीं आती है, तुम्हें बेटा फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती तुम्हें, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि डिस्टेंस समय के साथ घट नहीं सकता। क्लियर? आगे बढ़ा जाए मेरे दोस्त। चलो इस सवाल का जवाब। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सर ये कांस्टेंट हो सकता है, ये वाला? अच्छा, ये पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कांस्टेंट हो सकता है क्या भाई? कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता कांस्टेंट वाला, क्या वो संभव था क्या? यहाँ पे डिस्टेंस और नीचे टाइम, अगर ये ग्राफ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, मान लो डी ऑप्शन है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? इसका मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस टाइम टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा ग्राफ कभी दिखाई दे जाए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो इसका मतलब साफ साफ लिख देना कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन समय बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट तो पॉसिबल है। हाँ भाई, इसका आंसर तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले वाले इसका आंसर लोग 3 4 5, 12 और 10 वाले गलत है, 12 और 10 वाले गलत है, मैं बता देता हूँ। 12 वाले तो सही है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर 10 निकाला है तो गलत है, इसीलिए ये दिया गया था सवाल कि तुम गलत करो। 7√2 मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 7√2 आ रहा है। देखो तुमने गलती कर दी है, मुझे पता था तुम गलती क्या कर रहे हो। पहले पाथ बना लें इसका, क्या एक मैन है, पाथ बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। देखो जिन लोगों से नहीं सॉल्व हुआ, गलती कर रहे हैं वो लोग, कि पार्टिकल पहले 3 मीटर इस डायरेक्शन में चलता है,
3 मीटर ईस्ट में, फिर लिखा हुआ है 4 मीटर नॉर्थ में चलता है, तो इस डायरेक्शन में 4 मीटर चला, यहाँ पहुंच गया। फिर लिखा हुआ है 5 मीटर इन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसके बाद वो 5 मीटर चलता है इस पोजीशन से नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां से वो 5 मीटर इधर चला, और ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 37 डिग्री। तो पता है लोग क्या गलती करते हैं, लोग कहते हैं अरे सर बहुत आसान है, डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों का सवाल है, ये तो 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी निकाल देगा डिस्टेंस। तो तुम साफ साफ लिखोगे कि डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द पाथ, जो कि तुम्हें दिख रहा है 3 + 4 + 5, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। लेकिन लोगों से पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो लोगों ने पता है क्या जवाब दिया, लोगों ने जवाब क्या दिया देखना, लोगों ने कहा सर बहुत आसान है, देखो सर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया 5, और सर 5 ये रहा और 5 ये रहा। अभी नालाई को ये 5 और ये 5 दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखना आराम से, अगर तुम इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल 37 है, 53 डिग्री है, 53 डिग्री है मेरे दोस्त, तो डायरेक्टली तुमने ऐड कर दिया है। तुमने पता है क्या किया सर, 5 + 5, अबे डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ये वाला, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, एक तो तरीका है कि पूरी ज्योमेट्री लगा दो, और दूसरा तरीका क्या है, ब्रह्मास्त्र का यूज करो, कंपोनेंट फॉर्म में लिखो आंसर मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट लिखना है, देखना डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहा हूं। पहले 3 मीटर किधर चला, पहले 3 मीटर किधर चला, ईस्ट डायरेक्शन में, क्या पहला डिस्प्लेसमेंट 3i कैप लिखा जा सकता है, S1 वेक्टर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4j कैप। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, ये जो 5 मीटर दिया हुआ है, क्या इसको कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, 5 cos 37 और 5 sin 37, cos 37 की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप। रंजल अग्रवाल गलत है आंसर बेटा, √98 नहीं आएगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, परफेक्ट। अब अगर आपने नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, तीनों को ऐड कर दो, तो ये दिख रहा है तुम्हें कितना आएगा, 7i कैप प्लस 7j कैप। अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दिस इज √98, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 7√2 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। गलती समझ में आई क्या करी थी, जिन लोगों ने आंसर 10 मीटर दिया था उनको अपनी गलती समझ में आई बेटा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे तो गलती होने की संभावना कम है। आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, आपका ये वाला 5 मीटर और ये वाला 5 मीटर, ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 53 है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था। एक तरीका तो ये वेक्टर फॉर्म से, दूसरा आप ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो पाइथागोरस लगा सकते हो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो पाइथागोरस लगा के ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। आप कैसे भी लिख लें आपका आंसर सही आएगा। क्लियर। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ लिया जाता, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पूछा जाता, क्या आप डायरेक्शन बता पाते, आप खुद देख पा रहे हैं 7i कैप 7j कैप, क्या आपको ये वेक्टर ड्रॉ करना आता है मेरे दोस्त, x कंपोनेंट भी 7 और y कंपोनेंट भी 7। आप यहाँ पे खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, वेक्टर इतना तो पढ़ा ही आपने, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो अगर आपसे कोई इसका डायरेक्शन पूछ लेता तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री पर है मेरे दोस्त। अगर 45 डिग्री पर है
तो हम डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही लिख सकते हैं, हमें एंगल रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं। या तो आप 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखें या सिंपली नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी लिख देंगे, तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है ये एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। ये मैंने आज डार्क पिच स्क्रीन कर दी है, ये बेटर है, पिछली वाली बेटर थी। दोनों में बराबर वोट आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये वाली, कुछ लोग कह रहे हैं पुरानी वाली। अबे तुमसे पूछना ही गलत है, तुम बताओ इसका जवाब दो, आंसर। सवाल सवाल करो। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया ना, इसमें आप मैग्नीट्यूड बता देना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। कुछ स्टूडेंट को सवाल दिया जाता है, सवाल सॉल्व नहीं करते, कुछ और ही टाइप करते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर अगला टेस्ट कब होगा, आपको उसकी डेट बता दी जाएगी, अभी अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, जब तक आप सवाल सॉल्व करें। क्विक। कुछ लोग आंसर 0 दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का, क्या ऐसे लोगों को पकड़ के पीट देना चाहिए क्या मेरे भाई? 0 कैसे आ सकता है, मिनट एंड का पूछा गया है। बहुत शानदार। देखो ये आपके पास क्लॉक, ये 12, इस तरीके से आगे भी फर्दर होगा। घड़ी तो देखी होगी कभी वो, क्लॉक व्लॉक देखे होगी नहीं देखे? हाँ? ये मिनट हैंड, एक बात बताओ, जो मिनट हैंड है वो 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। ये बात समझ आ रही है? ये पहले मिनट हैंड ऐसे थी, सवाल पढ़ लिया होगा, अब मिनट हैंड ऐसे पहुंच गई, ये इस तरीके से पहुंच गई। टिप ऑफ द मिनट हैंड, टिप का मतलब समझ रहे हैं, इस मिनट हैंड का जो टॉप है, उस टॉप का आपको डिस्टेंस बताना है और साथ ही साथ आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना। ये जो टिप है इसका आपको डिस्टेंस बताना है, देखो डिस्टेंस तो ये होगा, ये वाला, और डिस्प्लेसमेंट सिंपली ये होगा। अब ये दोनों कैलकुलेट करना है, क्या करें? आपको मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है, तो इसका मतलब हमें इस सर्कल का रेडियस पता है 5 मीटर। एक बात बताओ, क्या आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि ये मिनट हैंड कितना एंगल रोटेट हुआ, क्या ये सॉल्व कर पाते सवाल? अगर आपसे थीटा पूछा जाता तो ये यूनिटरी मेथड से देख सकते हो, 360 डिग्री को 12 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है, 360 डिग्री को 12 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो पर डिवीजन कितना आएगा? 360 बटे 12। और अभी कितने डिवीजन घुमा है? टिक 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 टिक, टोटल 4 डिवीजन घुमा है, तो इंटू 4, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 120 डिग्री। सोच लेना आराम से, 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 होगी। क्लियर? डिस्टेंस निकालना है, क्या डिस्टेंस निकालना आपके लिए आसान है? डिस्टेंस तो यही होगा, लेंथ ऑफ द आर्क। तो देखना मैं सबसे पहले डिस्टेंस लिखने जा रहा हूं। डिस्टेंस बराबर होगा बेटा लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू को कैसे लिखते हैं याद करो, आर इंटू थीटा। और यहाँ पे थीटा रेडियन में होता था या डिग्री में होता था? आर इंटू थीटा में थीटा रेडियन में होता था या डिग्री में होता था? रेडियन में होता था। तो 120 डिग्री को क्या तुम 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हो? 2 पाई बाय 3 रेडियन, बस उसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, 5 इंटू 2 पाई बाय 3 मीटर। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा
10 पाई/3 मीटर, ये डिस्टेंस आया। ठीक है, आगे बेटा डिस्टेंस। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू रख देना 22/7 या 3.14, तो आपके पास उसके बाद डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ यूनिट चेंज कर लेना भाई, मीटर नहीं होगी सेंटीमीटर होगी यूनिट, क्योंकि जो रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है आई थिंक। हाँ हर जगह भैया ये जहां जहां मीटर लिखा है ना उसको चेंज कर लेना। अरे चलिए, ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इससे भी ज्यादा आसान। क्या तुम्हें यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या ये बात समझ आ रही है? ये वाली लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी। इसकी अगर लेंथ निकाल पाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? अब आप यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, इसी ट्रायंगल को बना रहा हूँ, दोबारा से देख लेना। थोड़ा घुमा करके बना रहा हूँ, देखना आराम से, दिमाग चलाना। ये एंगल आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। ऐसा ही तो क्वेश्चन है भाई मेरे। आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से। ठीक, आपको पता है ये 120 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब देखना है परपेंडिकुलर डालने से क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे भाई? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो तुम क्या ये वाला डिस्टेंस निकाल पाओगे x? बताओ जल्दी से। तुम यहां पर x की वैल्यू क्या 5 cos 30 लिख सकते हो? और आपको पता है ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी x होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? 2x मतलब 10 cos 30। 2x का मतलब 10 cos 30। cos 30 का वैल्यू आपको पता है √3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर। क्लियर? एक और मेथड है सॉल्व करने का, एक और मेथड है सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी बताओ। आपको पता है आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। एक वेक्टर में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हमको पता है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हमको पता है। ठीक है, आप इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब 10 × cos 120 डिग्री। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 120 डिग्री है। और साइन 120 की वैल्यू आपको पता है, साइन 120 की वैल्यू होती है -1/2। यहाँ पे ये गलती हो गई, 25 आएगा, 5 × 5। क्लियर? -1/2 को पुट करोगे तो √75 आ जाएगा, और √75 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5√3 मीटर। और अगर आपको वेक्टर का वो वाला रिजल्ट याद हो, याद करो कौन सा रिजल्ट, कि अगर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वो रोटेट हो रहा है, सिर्फ वो क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, तो उस केस में एक प्लेन वाला क्वेश्चन कराया था, आप वहां से भी निकाल सकते हो 2b sin θ/2 करके। 2b sin θ/2 अगर याद हो तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, सोचना अपने आप से। ठीक है, आप डायरेक्टली उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 120 डिग्री है तो 5 आना चाहिए था। अबे नालायक, वो तब आता जब प्लस होता। R1 प्लस R2 की वैल्यू नहीं पूछी है, R1 माइनस R2 की वैल्यू पूछी है। पढ़ लिया करो ध्यान से बेटा।
क्या आप ऐसे सवाल सॉल्व कर पाएंगे? क्या आप ऐसे सवाल सॉल्व कर पाएंगे भाई? क्या डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना चूरन है कि नहीं है? ओहो, ध्यान से सुने, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया। सब लोग ध्यान से सुने, कान खोल करके सुने भाई। गजब का सवाल पूछा गया है, हिल गया पूरा सिस्टम, ऊपर से नीचे सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है। सवाल क्या पूछा गया देखना, सवाल क्या पूछा गया है। सर आपने ये जो ग्राफ बनाया था, सुन लेना, आपने यहाँ पे ये जो बनाया है सर, आपने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन में होता है। सुन लेना भाई, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन सर यहाँ पे तो ये कर्व है इस तरीके से। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अबे ये पाथ नहीं है पार्टिकल का। सुन लो, एक पाथ में, एक पाथ में और एक ग्राफ में डिफरेंस होता है। ये क्या पार्टिकल क्या इस पाथ पे चल रहा है क्या? ऐसे चल रहा है क्या? क्या ये पार्टिकल का पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये पार्टिकल का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि समय के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। ये पार्टिकल के पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इस बात को याद रखना मेरे भाई। हो सकता है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, लेकिन उसका डिस्टेंस टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है। क्लियर मेरी बात? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, ये हम अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा, उसी तरीके से अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर वेलोसिटी, नाम तो सुना ही होगा वेलोसिटी के बारे में, नाम तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। आदित्य अग्रवाल बेटा पढ़ लो, है ना, अदरवाइज इस टेस्ट में जितना बुरा किए हो ना, उससे भी बुरा होगा अगले टेस्ट में। तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर को तुम्हारे रिजल्ट के बारे में नहीं पता, सर को सबके रिजल्ट के बारे में पता है, मैंने पूरी एनालिसिस करी हुई है, ठीक है। इसीलिए मैं किसी का नाम लेकर के यहाँ बुलाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। अंकित कुमार भाई तुम खुद ही ले लेना यार डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे, क्यों बार बार एक ही चीज टाइप कर रहे हो, गधे हो क्या बिल्कुल ही, सुनते ही नहीं है ना। एक दिमाग में कोई पॉइंट आ जाए बस वही बोलते रहेंगे हर टाइम पर। देखो वेलोसिटी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो, वेलोसिटी का इससे पहले भी मैंने जिक्र तो किया था, कहां पर किया था, याद करो, याद करो कहां पे किया था। जब मैं आपको स्केलर डॉट प्रोडक्ट से पहले पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा रहा था। लेकिन अब काइनेमेटिक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो वेलोसिटी भी जो है ना वो दो तरीके की होती है। जैसे कि सबसे पहले तुमने जो 9th 10th क्लास में जो वेलोसिटी पढ़ी है, या इससे पहले जब मैंने वेक्टर में जो वेलोसिटी पढ़ाई थी, बस मैंने वहां वेलोसिटी लिखा था, मैंने उसके आगे कुछ लिखा नहीं था। लेकिन जो मैंने वेलोसिटी पढ़ाई थी ना, उसको एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को पता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर v और उसके तरफ ऐसे एरो लगा दो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हमने किस तरीके से डिफाइन किया है पता है? जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही वाली डेफिनेशन थी, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। और ये जो वेलोसिटी तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वो वेलोसिटी जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो वो एवरेज वेलोसिटी होती है। और इस एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जा सकता है? एस अपॉन टाइम। और एस को क्या लिख सकते हो? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम। क्लियर? ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये आपकी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अब देखना यहाँ पर एक और वेलोसिटी डिफाइन की जाती है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, अब पेशेंसफुली सुनना। क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ये इंस्टेंटेनियस जो है ना, ये इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब समझते हो, किसी एक मोमेंट पर, ये वहां से ये वर्ड चुराया गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, सिंपली वी वेक्टर्स। अगर वेलोसिटी वेक्टर रखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं पता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डी आर बाई डी टी। सर ये क्या लिख दिया? ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड, ये हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना देखा हो, ठीक है। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज। ये एक मैथमेटिकल टूल है, जिस मैथमेटिकल टूल को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिस मैथमेटिकल टूल को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सर यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा बहुत डिटेल में। नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स के लिए जरूरी है बस। और इसका फिजिकल सेंस क्या होता है वो भी हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये वाली चीज जो आपको यहाँ पे बेटा दिखाई दे रही है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, इसको पढ़ने का तरीका, ये आदत डालो धीरे धीरे। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है? पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? मैं अभी सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में नहीं बता रहा। इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुनना, एवरेज वेलोसिटी किसी एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पर डिफाइन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है? जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, कुछ टाइप मत करो। प्रशांत वशिष्ठ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो बेटा, मुझे पता है कब क्या बताना है। तुम लोग टाइप करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, इसलिए तो तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। क्या डिफरेंस है सर, क्या फील है? कुछ बोलो नहीं, बस शुरू हो जाते हैं नालायक। उस दिन कहानी बताई थी फिर भी सुनते नहीं है नालायक। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना सुनते जाओ, धीरे धीरे समझा दूंगा, बोलने से पहले समझा दूं सब कुछ। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखना ध्यान से, इसको समझने का तरीका क्या है। मान लो तुम अपने घर पे हो, होम टाउन, तुम्हारा होम टाउन है आगरा में, ठीक? और तुम्हें आगरा से आना है कोटा, तुम्हें आगरा से कहाँ आना है? कोटा। तो मान लो तुम आगरा से कोटा आओगे, अब ट्रेन से आओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन का जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता होगा, इस तरीके से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, एयर डिस्टेंस, ऐसा तो नहीं होता। जो ट्रैक्स होते हैं रेलवे ट्रैक्स, वो बीच में हो सकता है कहीं नदी होगी, कहीं पहाड़ होगा। तो इस तरीके से जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो हो सकता है रेलवे ट्रैक कुछ इस तरीके के हो, रेलवे ट्रैक हो या रोड ट्रैक हो, वो इस तरीके से हो, ठीक है? ये ट्रैक है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर ट्रेन चलती है तुम्हारी टी, इस तरीके से। और इस ट्रैक की जो लेंथ है बेटा, वो है सपोज 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर। मैंने क्या बोला समझ रहे हो? अगर एक ट्रेन को आगरा से कोटा आना है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 500 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा? 500 किलोमीटर। और अगर एयर डिस्टेंस देखें, एयर डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो सपोज मान लो है 300 किलोमीटर। सवाल को सुनिएगा ध्यान, ये डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। अब देखना, तुम आगरा से चले, तुम्हारी ट्रेन सुबह शुरू हुई कितने बजे? 6 बजे, 6 AM। क्लियर है मेरे भाई? 6 बजे तुम आगरा से ट्रेन में बैठे और ट्रेन चुक 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 करते हुए कोटा चली आ रही है। कोटा बहुत दूर है, ट्रेन इस पाथ से चल रही है भाई, ट्रेन इस पाथ से चल रही है।
और तुम यहाँ पहुंचे कितने बजे? 4 बजे। सवाल को समझिएगा, शाम के 4 बजे तुम कोटा पहुंचे। तुम्हारी जर्नी कितने घंटे की रही? टाइम टेकन। तुम्हारी जर्नी कितने की रही? टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम आगरा टू कोटा। लो, इसमें भी गलत बता रहे हैं। कुछ तो बोल रहे हैं सर 8 घंटा। अबे कौन सा वाला लेते हो तो मतलब 6 बजे चले हो, 4 बजे पहुंचे और 8 घंटा बोल रहे हो। और एक जनाब तो बोल रहे 2 घंटा। ओ माय गॉड। ओ हो, 2 घंटे। उनने क्या किया, 6 में से 4 माइनस कर दिया। अरे अरे कहाँ बैठे हुए वे? 10 घंटा हुआ नालायक को। सुबह 6 बजे चले हो, शाम को 4 बजे पहुंचे हो, 6 - 4 2 घंटा है। बड़े हो भाई, बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तालियां बजाई जाए ऐसे तेजस्वी लोगों के लिए। 10 घंटे लगे मेरे भाई, 10 घंटे है ना, 2 घंटे नहीं लगे, 10 आवर्स। अब देखना, सपोज आपसे यहां पर ये पूछा जाता कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी मैंने बताया था एवरेज, जो तुम 9th-10th क्लास में भी पढ़ते हुए आए हो, एवरेज बराबर लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब तुम आगरा से कोटा पहुंचे मेरे भाई, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 500 किलोमीटर है या 300? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 500 किलोमीटर है या 300 है? इस जर्नी के दौरान क्या 300 है? बहुत बढ़िया। और तुम्हें समय कितना लगा? समय लगा 10 घंटे। यहां से क्या निकल के आया? 30 किलोमीटर पर आवर। ये तुमने ये वाली जो वेलोसिटी निकाली है, ये तुम 9th-10th क्लास में भी निकालते हुए आए हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी जो है वो एवरेज है। ये वेलोसिटी जो है वो एवरेज है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये जो निकाला है हमने, ये क्या है? हमारा एवरेज। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, एक बात बताओ, उस ट्रेन में सपोज एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है। स्पीडोमीटर का मतलब समझते हैं आपने, बाइक्स वगैरह में, कार वगैरह में देखा होगा, जो स्पीड मेजर करता है। क्या वो स्पीडोमीटर जब तक ट्रेन चल रही होगी, क्या हमेशा वो 30 दिखा रहा होगा? ऐसा तो नहीं है। कहीं कहीं पे स्टेशन आएगा तो वहां पे ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। और जब स्टेशन नहीं आएगा तो एकदम से ट्रेन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। क्या स्पीडोमीटर हमेशा 30 दिखाएगा क्या? क्या स्पीडोमीटर हमेशा 30 दिखाएगा क्या स्पीड? अबे तुम जब सड़क पे बाइक चलाते हो, क्या तुम्हारा वो 30 पे ही रहता है क्या? कभी 10 भी होगा। कभी एकदम से तुम्हें खाली रोड मिल गई, उड़ा दोगे बाइक 100, 120, 150 पे पहुंचा दोगे। क्यों भाई? और जैसे ही कहीं आगे ऑटो वॉटो आ गया तो वहां स्पीड कम हो जाए। तो स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखा रहा है वो किसी इंस्टेंट की बता रहा है। स्पीडोमीटर जो स्पीड बता रहा है वो किसी इंस्टेंट की बता रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है ना, वही इंस्टेंटेनियस है। किसी इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस है। तुमने ये जो कैलकुलेट करी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? क्या स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस दिखाता है? क्या एवरेज दिखाता है? सर इसका मतलब क्या है? तो सर एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर तुम 30 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे, अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे अगले 10 घंटे के लिए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 300 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है तुम ये पहली बार देख रहे हो। इससे पहले भी तुमने एवरेज जैसे वर्ड्स बहुत बार सुने हैं। क्रिकेट वगैरह देखते हो तो उसमें एवरेज रन रेट निकाला जाता है। मान लो किसी का रन रेट निकाला गया और वो रन रेट निकल करके आया 7 रन पर ओवर। 7 रन पर ओवर। क्या इसका मतलब ये है कि उसको हर ओवर में 7 ही रन बनाए होंगे उसने? क्या इसका मतलब ये है कि उसने हर ओवर में 7 ही रन बनाए होंगे? नहीं ना भाई। किसी में हो सकता है 7 से ज्यादा भी बनाए हो, किसी में हो सकता है 7 से कम भी बनाए हो, किसी में हो सकता है इवन 0 ही बनाए हो, पूरा ओवर मेडन हो गया। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे उसकी एवरेज वेलोसिटी 30 आई है, तो हो सकता है कि उस गिवन पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी 30 से ज्यादा भी रही हो, कभी 30 से कम भी रही होगी, कभी इवन 0 भी रही हो। क्लियर? ये है एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें समझ आ गई होंगी। ओके, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे 2 टर्म डिफाइन की हैं,
एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी तरीके से आप स्पीड के लिए भी डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम अगली क्लास में बात करेंगे कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। क्लियर? तो बेटा ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ऑलमोस्ट क्लास का समय भी हो चुका है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ जो मैंने होमवर्क में दिए थे और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। आज का जो होमवर्क है वो मैं लिख करके दे दूंगा आपके सामने। जेई एडवांस के 2 क्वेश्चन है और टेस्ट पेपर का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। हाँ, एक वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे। इसके अलावा आप एक बार टेस्ट पेपर का एनालिसिस करिएगा और देखिएगा आपने कहाँ पे गलतियां करी। ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पता नहीं इसमें क्या दिया हुआ है। अरे बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमने क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होगे एक्चुअली। सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। 5 मिनट और लूंगा मैं आपकी। देखो यहाँ पर कहना है, कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन देखते सोचा हुआ यार क्वेश्चन ही गलत है ये तो। यार बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 120 दे दिया इन्होंने, तो कुछ लोगों को तो लगा होगा कि लगता है ये तो बोनस होगा, है ना। यही फील आई होगी तुम्हें तो, लगता है ये तो बोनस होगा। इनको ये भी नहीं पता, बताओ यार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 120 बता दिया। कुछ लोगों ने सोचा होगा cos 90 कर दो। अबे भैया यहाँ पर आपको फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 है ही नहीं, 120 है। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए ही नहीं ना, ये सारे कंपोनेंट क्या हुए, नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए। और नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा नहीं लगाते। तो सर कैसे करें सॉल्व, जस्ट गो विद फंडामेंटल। सर क्या कह रहे हो जरा बताओगे, देखो ध्यान से। ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये था एफ वेक्टर। मुझे इस एफ के 2 कंपोनेंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको कंप्लीट कर लो, इसका एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा along दिस एक्सिस। देखना ध्यान से, इसको ना पूरा वो बना लो, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। देखो ये 2 कंपोनेंट हो, ठीक है। अभी फील आ जाएगी तुम्हें क्या किया है। ये एफ वाई और ये एफ एक्स। ये समझ में आ रहा है हमने क्या किया है। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस और एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस। आप यहाँ पे डायरेक्टली एफ कॉस थीटा नहीं लिख सकते, वो तभी लिख सकते हो जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, आप नोट्स को देखिएगा, मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या फर्क होता है। आपको एक बात यहाँ पे देख के समझ में आ रही होगी कि ये एफ वाई है, तो पैरेललोग्राम रूल से ये भी एफ वाई हो जाएगी। और लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ लैमलीज थ्योरम वगैरह दिया हुआ है, सर आपने पढ़ाया नहीं। अरे उन सब का जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। देखो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा, पैरेललोग्राम रूल। ये एंगल 30 दिया हुआ, क्या तुम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या तुम लोग इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। इस ट्रायंगल में बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या लिखोगे, क्या तुम्हें नहीं पता साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ बाय अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि एफ एक्स होगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या है, खत्म हो गया। अरे इतना आसान था ये। ओ हो, तो एफ एक्स अपॉन एफ वाई की वैल्यू पूछ गई थी आपसे। तो एफ एक्स अपॉन एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2। समझ आया।
हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है अभी आप लोगों को? ओके, नाइस। तो देखो, आज की क्लास फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक। और एक बार आप पेपर को एनालाइज एनालाइज करिएगा, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी होमवर्क है मैं आप लोगों को वो होमवर्क दे दूंगा फिर। ओके बेटा। और आज की काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर, बहुत बेसिक चीजें बताई गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने नहीं करी हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, पढ़ के आइएगा भी, ठीक है। कि जितना भी अभी पढ़ा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, इसका क्या डिफरेंस है, समय के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और वेक्टर्स में अगर आपके कोई बैकलॉग्स अभी बचे हुए हैं तो प्लीज उन सभी बैकलॉग्स को आप जल्दी से जल्दी कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जल्दी से जल्दी अब हम काइनेमेटिक्स की शीट शुरू करेंगे, तो आपको काइनेमेटिक्स का होमवर्क मिलने लग जाएगा एक दो लेक्चर के बाद। तो फिर उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर की पूरी शीट घोट के पी लो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ना आता हो। कमिटमेंट तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एक एक शीट का एक एक क्वेश्चन करके आओगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम वहां पे फिर एक मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, और किसी भी गिवन क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। ओके, सो टेक केयर। तो चले फिर भाई, ठीक है। पेपर का पीडीएफ और सॉल्यूशन मैं हैंडआउट के साथ शेयर कर दूंगा, यू डोंट नीड टू गेट पैनिक, ठीक है। हाँ, डिस्कशन में क्या है, जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।